मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में पुनः आप सबका अभिनंदन है। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे। सरफेस केमिस्ट्री में लेक्चर 2 हमने पढ़ा था पिछले टर्न पर। आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 3 को स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 2 को रिवाइज कर दें और आपको बता दें कि लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, लेक्चर 2 में हमने फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़ा था। दोनों में डिफरेंस पढ़ा था। हमने ये कहा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन वो एडजॉर्प्शन होता है जिसमें एडजार्बेट और एडजार्बेंट के बीच में वीक वांडर वाल फोर्स कार्य करता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन अगर होता है कहीं पर तो वहाँ एडजार्बेट और एडजार्बेंट के बीच में स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड कार्य करता है। तो इस चीज़ों को लेते हुए हमने फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़ा था। आप लोग भी डिफरेंस को पढ़ लीजिएगा। कभी कभी नीट में और जेई में अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 5 जिसमें से 6-7 डिफरेंसेस थे, कोई एक पॉइंट निम्नलिखित में से फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए क्या सही है 4 ऑप्शन में से बताइए, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए क्या सही है 4 ऑप्शन में से एक बताइए। और आप जब तक पूरा डिफरेंस टोटल डिफरेंस नहीं जान पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। इसलिए डिफरेंस बहुत ज़रूरी है याद करना, याद कर लीजिएगा। आज हेडिंग डालिए एडजॉर्प्शन एंड रेजिडुअल फोर्सेज। एडजॉर्प्शन एंड रेजिडुअल फोर्सेज आज की हेडिंग डालिए एडजॉर्प्शन ADSORPTION एडजॉर्प्शन एंड रेजिडुअल फोर्सेज RESIDUAL एडजॉर्प्शन एंड रेजिडुअल फोर्सेज FORCES। और हेडिंग डालिए स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडजॉर्प्शन SPONTANEITY स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडजॉर्प्शन ADSORPTION। ठीक है। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की क्रिया विधि क्या है। हेडिंग डाल दीजिए नीचे, छोटा सा हेडिंग इसी के नीचे, मैकेनिज्म MECHANISM मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन ADSORPTION मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन ADSORPTION मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एंड रेजिडुअल फोर्सेस स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो चलिए भाई समझिए पहले इसको, और इसी के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन एंथैल्पी VARI वेरिएशन इन एंथैल्पी ENTHALPY वेरिएशन इन एंथैल्पी। चलिए भाई हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि एडजॉर्प्शन की क्या मैकेनिज्म है। तो मैंने ये बताया था कि प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस ऑन द सब्सटेंस ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। मतलब कहने का कि अगर ये कोई सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है जिसको कि हमने कहा था एडजार्बेंट, इस पर सॉलिड के पार्टिकल आके एडजार्ब होते हैं ऐसे ऐसे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हमने कहा था कि सरफेस फिनोमेना है, जबकि इसी का दूसरा साथी एब्जॉर्प्शन है वो बल्क फिनोमेना है। तो कैसे इसको डिस्कस करेंगे, एडजॉर्प्शन एंड रेजिडुअल फोर्सेस, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडजॉर्प्शन और वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो देखिए मैंने एक एडजार्बेंट बनाया। अगर मैंने एडजार्बेंट बनाया तो एडजार्बेंट में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे अरेंज होंगे, उसके एटम्स हैं वो ऐसे ऐसे अरेंज होंगे, दिस ये ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे 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 फिर ऐसे ना। और यहाँ पर फिर मैं एटम को रिपीट कर रहा हूँ बिल्कुल सिमेट्रिकल मैनर में, दिस ये ऐसे ऐसे अरेंज हो रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो बीच का कोई पार्टिकल हम ले रहे हैं, बीच के पार्टिकल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बगल वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इधर वाला पार्टिकल जितना फोर्स इस वाले एटम के द्वारा लगाया जा रहा है उतना ही फोर्स इस एटम पर इस एटम के द्वारा लगाया जा रहा है, और दोनों इक्वल हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ ऊपर के एटम के द्वारा उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है, नीचे वाले एटम के द्वारा ही उतना फोर्स लगाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब कि जो सेंटर यहाँ पर बीच में जो बल्क में एटम हैं उन पर लगने वाला फोर्स, जो नेबर्स एटम्स हैं, नेबरिंग एटम्स हैं, उन पर लगने वाला फोर्स चारों डायरेक्शन में देखिए बराबर है, अपोजिट है। इसीलिए बीच के पार्टिकल पर कोई भी
अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं कार्य करता, सारे फोर्स एक दूसरे से बैलेंस्ड है। और यहाँ पर देखिए, अगर कोई एटम जो कि सरफेस पर है तो इधर का एटम इसको अटैक कर रहा है, इधर का एटम अटैक कर रहा है, लेकिन इसके अपोजिट ये वैकेंट है, इसके अपोजिट खाली है। यहाँ भी चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ भी चीज़ें ऐसी रहेंगी, इस साइड से तो अटैक कर रहा है, इसको ये अटैक कर रहा है, और यहाँ पर सरफेस पर यहाँ पर जो फोर्स है वो वैकेंट है। ये देखिए, यहाँ पर कोई एटम नहीं है जो इसको अटैक करे, और यही फोर्सेस सरफेस पर लगने वाले यही फोर्सेस हम कहेंगे रेजिडुअल फोर्सेस, RESIDUAL, रेजिडुअल फोर्सेस, या इसी को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस, रेजिडुअल फोर्सेस, या इसी को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस, रेजिडुअल फोर्सेस या अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो देखिए भाई, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर जो फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, तो फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, इसके साथ अटैक्ट होंगे, इसके साथ अटैक्ट होंगे, इसके साथ अटैक्ट होंगे, इसके साथ अटैक्ट होंगे ना। यहाँ का पार्टिकल आएगा, इसके साथ अटैक्ट होंगे, इसके साथ अटैक्ट होंगे, इसके साथ अटैक्ट होंगे, ये इसके साथ अटैक्ट होंगे, देश 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 देश, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो ये ध्यान दीजिए कि जो सरफेस पर पार्टिकल हैं, सरफेस पर प्रेजेंट जो पार्टिकल हैं, उन पर लगने वाले सारे फोर्स बैलेंस नहीं है। जो फोर्स सरफेस के आउटसाइड में है, इंसर्टेड हैं, वो फोर्सेस रेजिडुअल फोर्सेस या अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनको बैलेंस करने के लिए कोई एटम नहीं है। लेकिन अगर ये फॉरेन पार्टिकल, जिसको हम एडजार्बेट कहते हैं, अगर ये फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, एडजार्बेट, ये फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं बाहर से, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे ना, इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनेगा ना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर ऐसे मैंने दिखाया, तो ये क्या होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड, ENERGY। यहाँ पर क्या होगा भाई, ये देखिए मैंने ऐसे दिखा दिया जिससे आपको ढंग से दिखे, दिस, और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड, RELEASED, एनर्जी इज रिलीज्ड। भाई बॉन्ड बनेगा ना, ये जो एडजार्बेट आ रहे हैं एडजार्बेंट के सरफेस पर, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड के कारण अट्रैक्शन होगा, उसके कारण एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब कि एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है, ये सरफेस एनर्जी, इसके सरफेस की जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। भाई यहाँ एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये है कि इस सरफेस पर जो भी रेजिडुअल फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे कम होंगे, सरफेस की एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज्ड, इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एनर्जी इज डिक्रीज्ड, सरफेस एनर्जी ENERGY, सरफेस एनर्जी इज डिक्रीज्ड, DECRE, सरफेस एनर्जी इज डिक्रीज्ड। सरफेस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये सरफेस एनर्जी किस स्वरूप में, किस फॉर्म में, चूंकि आप जानते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी इज डिक्रीज्ड, सरफेस एनर्जी घटेगी, और ये सरफेस एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, तो ये निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो विच अपीयर्स एज हीट। ये जो सरफेस एनर्जी है किस फॉर्म में निकलेगी, विच अपीयर्स, APPEAR, विच अपीयर्स एज हीट, या इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका मतलब कि जब एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो सरफेस एनर्जी घट रही है, और वो हीट के फॉर्म में निकल रही है, हीट के फॉर्म में निकल रही है। इसका मतलब कि देयर इज डिक्रीज, मतलब जब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल रही है। इसका मतलब कि एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, कॉन्जिक्वेंटली देयर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। भाई जब हीट निकलेगी, हीट निकल रही ना, हीट जब निकलेगी तो एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो कॉन्जिक्वेंटली, CONSEQUENTLY, कॉन्जिक्वेंटली देयर इज डिक्रीज, DECR, कॉन्जिक्वेंटली
देयर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एंथैल्पी क्या होगी भाई? सिस्टम की एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। और एंथैल्पी चेंज को हम लोग किससे लिखते हैं? डेल्टा एस से। ये क्या है? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज डिक्रीज, डेल्टा एच इज निगेटिव, डेल्टा एच इज निगेटिव, डेल्टा एच इज निगेटिव, डेल्टा एच इज निगेटिव। डेल्टा एच क्या है भाई? निगेटिव। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब एक चीज कंफर्म हुआ, इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी, इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी। इसको याद रखिएगा। मैं आपसे बार बार पूछूंगा, आप बताइएगा कि सर प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन में, आप इसको बना लीजिए, प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन में एंथैल्पी डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है? तो आपका जवाब होगा कि सर प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन में एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। तो हम लोगों ने कंफर्म किया कि एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एक दूसरी क्वांटिटी को हम लोगों को, एक दूसरे पैरामीटर को डिस्कस करना है, वो है एंट्रोपी। और एंट्रोपी आप लोग जानते हैं कि रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम इज नोन एज द एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस है, उसकी अस्त व्यस्तता जो है, वो क्या कहलाती है? एंट्रोपी। जैसे अगर क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं और टीचर सामने प्रेजेंट है, तो उनके बात करने की जो संभावना है वो बहुत कम है, उनके बात करने की एंट्रोपी शून्य होगी। लेकिन जैसे टीचर क्लासरूम से बाहर जाता है, वैसे बच्चे आपस में कानाफूसी बातचीत करना शुरू कर देते, जैसा आप लोग करते हैं अक्सर। तो बात करने की एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो क्यों? क्योंकि बच्चा रैंडम हो जाता है, उसके बात करने की एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी तो डिक्रीज करी, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी इन द केस ऑफ एडजॉर्प्शन, एंट्रोपी इन एडजॉर्प्शन। और मैं इसको इरेज करूंगा तभी मैं लिख पाऊंगा। यहां पर मैं भाई देखिए एंट्रोपी, अब सेकेंड हेडिंग छोटी सी, सेकेंड हेडिंग छोटी सी डाल दीजिए, इसी के नीचे एंट्रोपी इन एडजॉर्प्शन, एंट्रोपी ENTROPY, एंट्रोपी इन एडजॉर्प्शन ADSORPTION, एंट्रोपी इन एडजॉर्प्शन। तो देखिए भाई, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो एडजॉर्बेट के पार्टिकल हैं, यहां बिल्कुल आराम से चारों तरफ टहल रहे हैं, तो इनका रैंडमनेस ज्यादा है ना। लेकिन जब ये सरफेस पर आएंगे, तो सरफेस पर आएंगे तो ये तो सिस्टमेटिक ऐसे 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 बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाएंगे ना। तो यहां जो स्टेट है, ये मोर रैंडमनेस स्टेट है, मोर रैंडम स्टेट, मोर रैंडम स्टेट। और ये वाली कौन सी स्टेट हो जाएगी? लेस रैंडम स्टेट, लेस रैंडम स्टेट, लेस रैंडम स्टेट। तो हम आप क्या कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्बेट होते हैं, जब प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन हो जाता है तो उनका रैंडमनेस घट जाता है। मतलब एडजॉर्बेट गोज ऑन फ्रॉम मोर रैंडम स्टेट टू लेस रैंडम स्टेट। इसका मतलब कि यहां पर रैंडमनेस ज्यादा है जब वो एडजॉर्ब नहीं हुए थे, इसका मतलब वहां एंट्रोपी ज्यादा थी, और यहां पर एंट्रोपी घट गई। तो कैसे लिख सकते हैं कि इन एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेट चेंजेस फ्रॉम मोर रैंडम स्टेट टू लेस रैंडम स्टेट एंड देयरफॉर एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो आप कैसे लिख सकते हैं भाई? देखिए यहां पर मोर रैंडम स्टेट था ना इसका, जब ये सरफेस पर आ गए तो लेस रैंडम स्टेट हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इन एडजॉर्प्शन, ऐसे हम लोग ग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे, इन एडजॉर्प्शन ADSORPTION, इन एडजॉर्प्शन, इन एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट changes from more random state, more random state to less random state,
एडजॉर्बेट चेंजेस फ्रॉम मोर रैंडम स्टेट टू लेस रैंडम स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब यह हुआ कि एंट्रोपी डिक्रीजेस, ENTROPY, एंट्रोपी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एंट्रोपी डिक्रीजेस। एंट्रोपी को लिखा जाता है किससे? जैसे एंथैल्पी चेंज को आपने लिखा डेल्टा H, वैसे डेल्टा S को क्या लिखेंगे? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ना, एंट्रोपी डिक्रीजेस का मतलब डेल्टा S इज निगेटिव, डेल्टा S इज निगेटिव। इसका मतलब R करके लिख सकते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने दो बातें सीखी। एक तो पहले नंबर पर अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो एंथैल्पी का डिक्रीज होगा और एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी। तो डेल्टा H इज निगेटिव। आपने दोनों चीजें पाई, डेल्टा H इज निगेटिव एंड डेल्टा S इज आल्सो निगेटिव। कब? एडजॉर्प्शन में, जब प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होगा। तो इसको याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एडजॉर्प्शन में एंथैल्पी डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज? एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। एंट्रोपी डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज? एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए भाई, यहां पर ध्यान दीजिए कि डेल्टा S की वैल्यू निगेटिव है, और अगर डेल्टा S की वैल्यू निगेटिव है, अगर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर हम ले लें तो T डेल्टा S इज आल्सो निगेटिव। एक टेम्परेचर T ले रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू 25 डिग्री, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T डेल्टा S भाई ये निगेटिव है, तो इसका इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी निगेटिव। डेल्टा S इज आल्सो निगेटिव, T डेल्टा S इज आल्सो निगेटिव। तो इस चीज ध्यान रखना हम लोगों को कि जब एडजॉर्प्शन होगा तो डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव होगी, डेल्टा S भी निगेटिव होगा। ओके, डेल्टा H भी निगेटिव, डेल्टा S भी निगेटिव होगा। तो चलिए अब नोट करके लिख लें फाइनली कि इन एडजॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एज देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी। एंथैल्पी में डिक्रीज होगा, एंट्रोपी में भी डिक्रीज होगा, इसलिए T डेल्टा S भी निगेटिव होगा। तो नाउ फाइनली यहाँ पर एक नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए कि इन एडजॉर्प्शन both delta H and T delta S, both delta H and T delta S are negative, ये दोनों क्या है भाई? निगेटिव। तो चलिए हमारे पास एक रिलेशन है ना, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, सिंस वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो चलिए भाई ये वैल्यू क्या है? ये निगेटिव है। डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव। T डेल्टा S भी क्या है? ये भी वैल्यू निगेटिव। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू पूरी की पूरी निगेटिव। तो इसलिए डेल्टा G इज इक्वल टू ये निगेटिव, तो डेल्टा H, अच्छा ये निगेटिव और ये निगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस T इंटू डेल्टा S। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H प्लस T डेल्टा S। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H प्लस T डेल्टा S। ये कहाँ की घटना है? ये प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन के लिए है, फॉर एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन के लिए है। तो देखिए अब इसी पर हम अपना केस लागू करेंगे कि T डेल्टा S दोनों निगेटिव है, डेल्टा H भी निगेटिव है।
अब इसी में हम करेंगे कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। यदि इसी के आगे हम लोग लिखेंगे, इसी के आगे हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा जी, यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है, यही क्वेश्चन यहां लिख दिया। इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है भाई, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, माइनस वाली नहीं, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां से लाइन खींच दे रहा हूं। तो देखिए, यदि डेल्टा एच टी डेल्टा एस से ज्यादा है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, यदि डेल्टा एच टी डेल्टा एस से ज्यादा है, तो चलिए भाई हमने लिया इसको 7 और माइनस साइन लगा है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू निकाल रहे हैं हम लोग ना, और इसको हमने +4 ले लिया, तो 7 में से 4 घटाएंगे कितना, -3। फिर उसके बाद डेल्टा एच ज़्यादा हो टी डेल्टा एस से, तो हमने 8 लिया, 8, तो ये माइनस साइन है, +4, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, -4। इसको हमने 9 लिया, ये +4, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, -5। इसको हमने 10 लिया, ये +4, तो ये वैल्यू -6। हमने 11 लिया, +4 इज इक्वल टू -7, -12 +4 इज इक्वल टू -8। तो ये बताइए डेल्टा एच की वैल्यू जैसे जैसे मोर एंड मोर निगेटिव होती जा रही, जैसे -7 से -8 मोर निगेटिव है ना, -8 से -9 मोर निगेटिव है, -9 से -10 मोर निगेटिव है, -10 से -11 मोर निगेटिव है। तो जैसे जैसे डेल्टा एच की वैल्यू मोर एंड मोर निगेटिव होती जा रही है, वैसे वैसे डेल्टा जी की वैल्यू मोर एंड मोर निगेटिव हो रही। और हम जानते हैं किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। फॉर ए प्रोसेस, मैंने बताया था इसको भाई, फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी इज लेस देन 0। किसके लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए। अगर ना मालूम हो तो इसको लिख लीजिए, किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी इज लेस देन 0। अगर है निगेटिव है डेल्टा जी की वैल्यू, तो हम कहेंगे कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो डेल्टा एच इज मोर एंड मोर निगेटिव। देखिए डेल्टा एच यहाँ ज़्यादा, यहाँ मोर निगेटिव है, यहाँ मोर निगेटिव है, यहाँ मोर निगेटिव है, यहाँ मोर निगेटिव है, यहाँ मोर निगेटिव है। तो डेल्टा जी भी क्या हो रहा है, मोर एंड मोर निगेटिव, मोर एंड मोर निगेटिव। तो इसको ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे जैसे डेल्टा एच की वैल्यू मोर एंड मोर निगेटिव हो रही है, डेल्टा जी भी क्या, ये देखिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रही है, मोर एंड मोर निगेटिव। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इफ डेल्टा एच have more and more negative value, then delta g is more and more negative and the adsorption will be spontaneous। तो नोट करके लिख लिया जाए, नोट यहीं पर नोट करके लिख लिया जाए क्या, if delta h is more and more, वही चीज जो हमने यहां समझाया, if delta h is more and more negative, यहां भी लिख सकते हो आप, डेल्टा एच इज मोर एंड, इफ डेल्टा एच इज मोर एंड मोर निगेटिव, इफ डेल्टा एच इज मोर एंड मोर निगेटिव, तो आप इसका कनेक्शन इससे कर सकते हैं। तो डेल्टा जी इज मोर एंड मोर, इफ डेल्टा एच इज मोर एंड मोर निगेटिव, मोर एंड मोर निगेटिव, मोर निगेटिव, then delta g will be more and more negative, more and more negative, ओके। और अगर more and more negative हो गया, then the adsorption, ADSORPTIO, then the adsorption will be spontaneous, then the
adsorption will be spontaneous, then the adsorption will be spontaneous. adsorption by स्वतः होगा, बहुत फास्ट होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब डेल्टा H की वैल्यू T डेल्टा S के, यहां पर ध्यान दीजिए कि आपने पहला केस क्या माना कि इफ डेल्टा H इज ग्रेटर देन T डेल्टा S, आपने माना ना, लेकिन अगर बराबर हो डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S, तो नोट करके नीचे लिखिए यहां पर भाई, ये ध्यान रखिएगा कि इफ डेल्टा H इज मोर एंड मोर नेगेटिव देन डेल्टा G विल बी मोर एंड मोर नेगेटिव, देन द एडजॉर्प्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। एडजॉर्प्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा G की वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगी प्रोसेस उतना ही स्पॉन्टेनियस। दूसरा केस नीचे एक स्टार बना के लिखिए कि अगर डेल्टा H यहाँ ज़्यादा था T डेल्टा S से, लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि सर ये डेल्टा H मतलब चेंज इन इंथैल्पी और T डेल्टा S दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो क्या होगा? अल्टीमेटली डेल्टा H और T डेल्टा S दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा? तो नीचे नोट करके लिख लीजिए कि इफ डेल्टा H इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा S, देन भाई ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये इसके बराबर, तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस H प्लस T डेल्टा S, तो मैंने इसको बराबर कर दिया, तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H प्लस डेल्टा H प्लस डेल्टा H, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य। डेल्टा G इज इक्वल टू शून्य, और यही है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। डेल्टा G इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम की स्टेज है। तो अगर कोई भी, दिस इज द इक्विलिब्रियम, EQUILRIBR, इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, ये इक्विलिब्रियम है। डेल्टा G इज इक्वल टू 0, तो दिस इज द स्टेट। तो आपके पास दो चीजें आई, स्पॉन्टेनियस होगा फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा G की वैल्यू लेस देन 0, इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा G इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अगर ये दोनों प्रोसेस, अगर किसी भी एडजॉर्प्शन को, प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होनी है, अगर वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा G की वैल्यू 0 होना है। तो अब हेडिंग डालिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, हेडिंग डालिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो भाई हम लोगों को बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में सेट करके रखना है कि अगर डेल्टा H इज ग्रेटर देन T डेल्टा S है तो डेल्टा H की वैल्यू जितना ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव होती जाएगी, डेल्टा G उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव होता जाएगा और प्रोसेस उतना ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। अब आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। हेडिंग डालिए एंथैल्पी, ENTHALPY, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। चलिए भाई देखिए, मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने कहा था कि ये कोई सॉलिड सरफेस है, ये देखिए ये कोई सॉलिड सरफेस है, ये SORBENT ये एडजॉर्बेंट है। इस एडजॉर्बेंट पर जब फॉरेन पार्टिकल आएंगे एडजॉर्बेंट के, दिस ना, इसके सरफेस पर क्या होंगे? इसके सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे ये, तो ये एक्जोथर्मिक होगा ना। आपने कहा कि ये एनर्जी रिलीज करेगा तो एक्जोथर्मिक होगा, ऊष्मा निकलेगी इससे, तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पर लिख लीजिए डबल एंड कामा में, सिंस वी नो दैट
adsorption, since we know that adsorption is an exothermic process, since we know that adsorption is an exothermic process, PROCESS, adsorption is an exothermic process, adsorption एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखिए अब कैसे डिफाइन किया जाएगा एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। हमने एडजॉर्प्शन को कैसे डिफाइन किया था, उसकी डिफिनीशन को याद करिए कि किसी भी एडजॉर्बेंट पर जब फॉरेन पार्टिकल आके एडजॉर्ब होते उसके सरफेस पर एकमुलेट होते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ एकमुलेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। वही एडजॉर्प्शन था। अगर ये एडजॉर्बेंट है तो इसके सरफेस पर फॉरेन पार्टिकल जो आकर के इसके सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ना। तो जो हीट निकल रही है वही मैंने कहा है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अब डिफाइन करना है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। बस इतना रेस्ट्रिक्शन किया गया है कि जो एडजॉर्बेट का अमाउंट आपने लिया है वो 1 मोल है। तो कोई एडजॉर्बेट है, उसका 1 मोल किसी सॉलिड सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो रहा है, तो जो एंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। फिर से सुनिए कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। पर मोल एडजॉर्बेट के एडजॉर्ब होने से जितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी हीट रिलीज होती है, दैट हीट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैस और वेपर इज एडजॉर्ब्ड ऑन द surface of a solid is known as molar enthalpy of adsorption, molar enthalpy of adsorption। भाई जो एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट का कितना अमाउंट 1 मोल, कहाँ पर एडजॉर्ब हो, किसी सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब हो, गैस भी हो सकता है एडजॉर्बेट, वेपर भी हो सकता है एडजॉर्बेट, उसका कितना मोल 1 मोल। तो 1 मोल एडजॉर्बेट के एडजॉर्ब होने से जितना एनर्जी रिलीज होती है, जितना हीट निकलती है, जितना एंथैल्पी चेंज होता है, दैट एंथैल्पी चेंज इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, द अमाउंट ऑफ हीट evolved, EVOLVD, the amount of heat evolved when 1 mole of amount of heat evolved when 1 mole, the amount of heat evolved when 1 mole of a gas, when 1 mole of a gas or vapor is adsorbed on the surface of a solid, on the surface of a solid is known as molar enthalpy of adsorption, is known as molar enthalpy of adsorption, ADSORPT, molar enthalpy of adsorption। तो आपको किस पर टिक करना है भाई, when 1 mole of a gas, when 1 mole of a gas or vapor is adsorbed on the surface of a solid is known as molar enthalpy of adsorption, is known as molar enthalpy of adsorption। तो भाई ध्यान रखिएगा, इसके नाम से भी स्पष्ट है कि किसी भी गैस या वेपर का 1 मोल किसी सॉलिड सरफेस पर आकर एडजॉर्ब हो तो उसके एडजॉर्ब होने से जितनी एनर्जी रिलीज होती है, चूंकि एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जितना एनर्जी रिलीज होती है दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज
एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अब नेक्स्ट हेडिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, जो एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, तो आप हेडिंग डाल दीजिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडजॉर्प्शन। हेडिंग डालिए फैक्टर्स, FAC, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, INFLUENCING, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, factors influencing the process of adsorption, process of adsorption, process of adsorption, factors influencing the process of adsorption, process of adsorption। देखिए भाई, कोई भी अगर गैस या वेपर है, किसी सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही है, तो उसको प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ गैसेज आर वेपर ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज नोन एज एडजॉर्प्शन। इस एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है टेम्परेचर, वो है प्रेशर, वो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट है और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का मतलब नेचर ऑफ गैस। तो ये सब सारे फैक्टर ऐसे हैं कि जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ गैसेज एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। द मैग्नीट्यूड, एक लाइन लिख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ गैसियस एडजॉर्प्शन, GASEOUS, द मैग्नीट्यूड ऑफ गैसियस एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, the magnitude of gaseous adsorption is affected by EFF, affected by या influenced by, adsorption is influenced by following factors, influenced by following factors। पहले नंबर पे टेम्परेचर, सेकेंड नंबर पे प्रेशर, PRESSURE, थर्ड नंबर पर नेचर ऑफ द गैस एडजॉर्ब, नेचर NATURE, नेचर ऑफ गैस एडजॉर्ब, ADSO, नेचर ऑफ गैस एडजॉर्ब। और फिर चौथे नंबर पर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ गैसियस एडजॉर्प्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। पहले नंबर पर टेम्परेचर, दूसरे नंबर पर प्रेशर, तीसरे नंबर पर नेचर ऑफ द गैस एडजॉर्ब, चौथे नंबर पर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ये फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। तो पहले नंबर पर हम लोग हेडिंग डाला जाए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फर्स्ट हेडिंग, पहली हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले हम लोग टेम्परेचर प्रेशर को डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए भाई, अब सबसे पहले नंबर पर टेम्परेचर का प्रभाव, इफेक्ट, ये आपकी हेडिंग एक सब हेडिंग हुई, ये सब हेडिंग, और हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, TEMP, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का प्रभाव। चलें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
अब हम पुरानी बातों को याद कराते हैं आपको। लासाटेलिए प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा ना। लासाटेलिए प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई भी सिस्टम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिधर टेम्परेचर बढ़ाने का प्रभाव निरस्त हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सिस्टम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है, जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है। तो देखिए भाई, समझिए, समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर मैंने एडजॉर्बेंट बनाने का प्रयास किया है। ये देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, रेजिडुअल फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी ना। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब कि इसका टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर टेम्परेचर बढ़ाने का प्रभाव निरस्त हो जाए, ऐसा लेसेटेलियर ने कहा था। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर घटेगा ना। बोले भाई, तो अगर टेम्परेचर घटेगा तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर टेम्परेचर कम हो जाए। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ये एडजॉर्ब होगा कि डिजॉर्ब? अरे भाई ये देखिए, एनर्जी रिलीज हो रही तो टेम्परेचर यहाँ क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ पर देखिए एनर्जी रिलीज हो रही है, टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर हम लेसेटेलियर प्रिंसिपल को दूसरे संदर्भ में कहें, दूसरे लैंग्वेज में कहें, तो ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, सिस्टम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ABSORBD, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिधर हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो ये बताइए कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इधर तो हीट निकल रही है, इधर हीट क्या हो रही है? निकल रही है। तो इधर अगर निकल रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी ना। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? एब्जॉर्ब। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्प्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्प्शन, मैक्सिमम एडजॉर्प्शन। तो हम टेम्परेचर को क्या करें? लो करें। तो टेम्परेचर को क्या करें? लो करें। टेम्परेचर इज लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर लो करने पर प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो अगर एक लाइन में लिखना हो कि इन एडजॉर्प्शन हीट इज इवॉल्व्ड, देन अकॉर्डिंग टू लेसेट प्रिंसिपल द मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ द फॉल इन टेम्परेचर। ये फिगर आप बना लीजिए। बनाने के बाद यहाँ पर लिख लीजिए एक लाइन कि अकॉर्डिंग टू लेसेटेलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ACCORDIN, अकॉर्डिंग टू लेसेटेलियर, CHATELIERS, अकॉर्डिंग टू लेसेटेलियर प्रिंसिपल, PRINCIPLE, अकॉर्डिंग टू लेसेटेलियर प्रिंसिपल द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, the process of adsorption, the process of adsorption increases, INCREAS, increases with fall in temperature, with fall in temperature, TEMPERATURE, with fall in temperature। तो ध्यान दीजिए भाई, अकॉर्डिंग टू लेसेटेलियर प्रिंसिपल, लेसेटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार the process of adsorption increases with fall in temperature, with fall in temperature। टेम्परेचर अगर आप कम रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ये आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हो, तो उसके लिए टेम्परेचर मस्ट बी डाउन, टेम्परेचर मस्ट बी लो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। आप टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो ये फ्लाई ऑफ हो जाएंगे, लेकिन आप टेम्परेचर कम रखेंगे तो ये सरफेस पर आकर के और इधर से भी आकर के यहाँ पर सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे, सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे। जहाँ से भी सरफेस इसको मिलेगा ये फॉरेन पार्टिकल आके इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे। तो भाई ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आप फाइनली बताइए, टेम्परेचर कम रखने पर अच्छा प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होगा कि ज़्यादा? टेम्परेचर कम रखने पर। क्यों? ड्यू टू डी लेसेटेलिये प्रिंसिपल। लेसेटेलिये ने क्या कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर हीट एब्जॉर्ब होती है, जिधर उष्मा अवशोषित होती है। जो हमारे हिंदी माध्यम से जुड़े बच्चे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन या सिस्टम उस डायरेक्शन में जाता है जिधर हीट एब्जॉर्ब होती है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे एडजॉर्बेट के पार्टिकल एडजॉर्बेंट पे आ रहे हैं तो हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, एक्सोथर्मिक हो रहा है। कब? तो इसका मतलब अगर हमको एंडोथर्मिक, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो तो टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा ना। तो टेम्परेचर लो रखेंगे तभी एडजॉर्प्शन, गुड एडजॉर्प्शन होगा, गुड एडजॉर्प्शन। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर उष्मा अवशोषित होती है। तो इसका मतलब कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्प्शन हो तो गुड एडजॉर्प्शन, गुड एडजॉर्प्शन, गुड एडजॉर्प्शन। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है जिधर उष्मा अवशोषित होती है। तो भाई देखिए, जब इधर से इधर आ रहे हैं तो हीट निकल रही है, हीट निकल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर लो करें, टेम्परेचर लो करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल हैं एडजॉर्बेट को, इसके सरफेस पर आके एडजॉर्ब होंगे। तो टेम्परेचर लो होने की कंडीशन ये गुड एडजॉर्प्शन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो इसका मतलब कि अगर आप टेम्परेचर हाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर उधर रिएक्शन उधर जाती है जिधर उष्मा अवशोषित होती है। अगर आप टेम्परेचर हाई कर देंगे तो एडजॉर्प्शन लो होगा। अगर लो टेम्परेचर है तो गुड एडजॉर्प्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, TEMPRATURE, एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर उष्मा अवशोषित होती है, जिधर उष्मा अवशोषित होती है। तो भाई देखिए, यहाँ पर तो डायरेक्शन, यहाँ देखिए, यहाँ तो हीट क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जब ये फॉरेन पार्टिकल यहाँ पर सरफेस पर आ रहे हैं। तो आप टेम्परेचर कम रखिए, टेम्परेचर कम रखिए, टेम्परेचर कम रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आएंगे तो इसके सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे। तो देयरफॉर टेम्परेचर मस्ट बी वेरी लो, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। चलिए नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर आपने कहा लो रखेंगे तो अच्छा एडजॉर्प्शन होगा। अब हेडिंग डाल दीजिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेसेटेलिये ने यह कहा था कि अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो कोई भी सिस्टम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिधर प्रेशर का प्रभाव कम हो जाए। मतलब जिधर गैस के पार्टिकल की संख्या कम होती जाए, क्योंकि गैस के पार्टिकल की संख्या अगर कम होगी तो प्रेशर भी कम होता जाएगा, प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। तो पहले समझने का प्रयास करिए, पहले समझने का प्रयास करिए कि ये कोई एक गैस, ये कोई वेजल मैंने बनाया, ये कोई वेजल मैंने बना दिया है और इसके अंदर क्या भरा गया है, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर कोई मैंने एक एडजॉर्बेंट कर दिया है, एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट, और यहाँ गैस के पार्टिकल भरे गए हैं। ये सब किसके पार्टिकल, गैस के पार्टिकल, ये सब किसके पार्टिकल, गैस के पार्टिकल, दिस 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 दिस, ये सब किसके पार्टिकल, गैस के पार्टिकल। ओके, ये सब गैस के पार्टिकल्स के सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहे हैं, इसके सरफेस पर
एडजॉर्ब हो रहे हैं, दिस ये सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहे हैं। अब आप आगे ये बताइए, इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहे हैं, इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहे हैं। ओके, तो चलिए बताइए भाई, प्रेशर बढ़ा रहा हूं मैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं इसके ऊपर, क्या बढ़ा रहा हूं? प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन या सिस्टम उस डायरेक्शन में जाता है जिधर प्रेशर का प्रभाव निरस्त हो, मतलब प्रेशर कम हो जाए। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस के पार्टिकल इसके सरफेस पर जाके एडजॉर्ब होंगे ना। जब इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे तो यहाँ गैस के पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स क्या होगी? नंबर ऑफ गैस पार्टिकल क्या होंगे? डिक्रीज करेंगे ना, डिक्रीजेस ना। तो इसका मतलब कि आप प्रेशर यहां बढ़ा रहे हो, प्रेशर क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल डिक्रीजेस, सो प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर PRESSURE, प्रेशर डिक्रीजेस, DECREASES, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। तो भाई ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, टेम्परेचर को लो रखा जाए तो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन अच्छा होगा। लेकिन अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए, लो टेम्परेचर इज ए गुड कंडीशन फॉर ए गुड एडजॉर्प्शन, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाया जाए, अगर प्रेशर बढ़ाया जाए, देखिए ये क्या है? प्रेशर है, ये देखिए आपने प्रेशर बढ़ाया ना, आपने क्या बढ़ाया? प्रेशर, प्रेशर आपने प्रेशर इंक्रीज किया। तो जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, एक कोई गैस का ये सिलेंडर है, उस सिलेंडर में एडजॉर्बेंट रखा गया है, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट रखा गया है। तो उसके सरफेस पर गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं? एडजॉर्ब हो रहे हैं। आपने प्रेशर जब बढ़ा दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस के पार्टिकल इसके सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे। तो जब इसके सरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब होंगे तो यहाँ सिलेंडर में जो गैस सिलेंडर है, उस सिलेंडर में गैस के पार्टिकल की संख्या कम होगी, और जब गैस के पार्टिकल की संख्या कम होगी तो वो गैसेस ये जो कंटेनर के वाल पर प्रेशर भी कम एग्जर्ट करेंगी, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अगर आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू ला-सैटिलियर प्रिंसिपल ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द सिस्टम गोज इन दैट डायरेक्शन इन विच प्रेशर इज वैनिस्ड आर नलिफाइड। ये ला-सैटिलियर प्रिंसिपल है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे प्रेजेंट केस में एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस लीड्स टू डिक्रीज ऑफ प्रेशर एंड देयरफॉर so magnitude of adsorption increases with increase in pressure। तो ला-सैटिलियर प्रिंसिपल के अनुसार on increasing the pressure the system goes in that direction where pressure is nullified, where effect of pressure is nullified or vanished। तो in the present case में adsorption of a gas leads to decrease in pressure, so magnitude of adsorption increases with increase in pressure। तो आप लिख सकते हैं 10 adsorption of a gas, आप लिख सकते हैं 10 adsorption, ADSORPTION, 10 adsorption of a gas, 10 adsorption of a gas leads adsorption of a gas leads to decrease in pressure, decrease in pressure, PRESSURE, adsorption of a gas leads to decrease in pressure, so magnitude of adsorption, so magnitude of adsorption, increases, with increase in pressure, with INCREAS, with increase, so magnitude of adsorption increases with increase in pressure,
विथ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने के साथ में एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। ये किसके कारण है? अकॉर्डिंग टू ले सेटेलियर प्रिंसिपल। यहाँ पे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू ACCO, अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली सेटेलायर LECHATELI ली सेटेलायर प्रिंसिपल्स PRINCIPLE। तो भाई दो बातें हमारे पास है, इसका मतलब एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस is directly proportional to pressure, adsorption of a gas is directly proportional to pressure। तो ध्यान रखिएगा भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आए। एक तो कॉन्सेप्ट ये आया कि हम टेम्परेचर जब लो रखेंगे तब अच्छा एडजॉर्प्शन होगा किसी भी गैस का सॉलिड सरफेस पर, और दूसरे नंबर पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो भी किसी गैस का सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि 10 डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो आप एक कंक्लूजन लिख लीजिए, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के इफेक्ट को मिला करके, दोनों को कंबाइन करके एक हम रिजल्ट या नोट लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चलिए भाई कंक्लूजन लिखिए, एक कंक्लूजन लिखिए CONCLUSION, कंक्लूजन, कंक्लूजन निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो चलिए कंक्लूजन में आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कंक्लूजन। यही दोनों चीजें हम लोगों को कंक्लूजन में लिखना है, नोट करना है कि डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिक्रीज और प्रेशर का इंक्रीज दोनों एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। 10 डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कंक्लूजन में लिख लिया जाए 10 डिक्रीज इन टेम्परेचर, 10 डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड 10 डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, 10 डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर both tend to increase 10 decrease in temperature and increase in pressure, both tend to increase in the process of increase in the process of magnitude of adsorption, ADSORPTI, adsorption of a gas on solid, adsorption of a gas on solid। तो भाई हमारे पास दो चीजें हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिक्रीज और प्रेशर का इंक्रीज। डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर बोथ टेंड टू इंक्रीज in the process of magnitude of adsorption of a gas on solid surface, SURFAC, on solid surface। तो अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? आर करके, आप ऐसे लिख सकते हैं ना आर करके कि एडजॉर्प्शन ADSORPTION, एडजॉर्प्शन is inversely proportional to temperature, TEMPERATURE, temperature is directly proportional to pressure, adsorption inversely proportional to temperature, directly proportional to pressure।
thus decrease in temperature and increase in pressure both tend to increase in the process of magnitude of adsorption of a gas on solid surface। तो भाई ये जो फार्मूला आपने लिखा, adsorption is inversely proportional to temperature is directly proportional to pressure, ये नीट के लिए और जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NEET नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। देखिए नीट और जेई का बहुत अच्छा प्रश्न है। आज हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टर्न पर जब हम लोग आएंगे तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न नीट में पूछा गया है, उस प्रश्न को मैं सोच रहा हूं कि करा दूं, जिससे कि कभी अगर रिवाइज हो वो क्वेश्चन या उसी तरह का दूसरा प्रश्न आपके सामने आए तो कोई आपको दिक्कत ना हो, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो नोट करके लिखिए द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक क्वेश्चन लिखिए। थर्मोडायनेमिक्स का ये प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न हमेशा कहीं भी किया जा सकता है, तो एक प्रश्न करिए। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्वेश्चन लिखिए, एक बार नीट में पूछा गया ये। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, the first law of thermodynamics for the adiabatic process, for the adiabatic process, the first law of thermodynamics for the adiabatic process is, चार ऑप्शन। पहले नंबर पर du इज इक्वल टू dw, सेकेंड नंबर पे du इज इक्वल टू 0, थर्ड नंबर पे du इज इक्वल टू माइनस dw, और फोर्थ नंबर पे, चौथे नंबर पे du इज इक्वल टू माइनस dh प्लस dw। तो चलिए भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है ना। हमने आपको पढ़ाया था डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही क्या था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू क्या है, 0, या dQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, dQ इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये क्या हुआ, du इज इक्वल टू dw, यही होगा ना। अरे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो du इज इक्वल टू dw। कौन सा ऑप्शन सही है, du इज इक्वल टू dw, ऑप्शन नंबर 1। तो एक प्रश्न हमको मिला था नीट का, तो हमने कहा इसको करा देते हैं। तो देखिए ऐसे आसान प्रश्न आते हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं नीट और जेई में। तो देखिए आज इस लेक्चर को हम रिवाइज कर देते हैं, हम इस लेक्चर को आज यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे शुरू करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसको हम रिवाइज कर दें, देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा, आज हमने स्टार्टिंग जो किया था वो इस पॉइंट से स्टार्ट किया था कि मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो मैकेनिज्म में आपने ये बताया था, आपने ये कहा था, मैकेनिज्म में आपने ये कहा था कि कोई भी सॉलिड सरफेस है, ऐसे एडजॉर्बेंट है, तो जो बीच के पार्टिकल हैं, यहाँ का जो पार्टिकल है, इस पर जो अट्रैक्शन लगेगा, ये रिवाइज कर रहे हैं हम भाई। तो यहाँ जो बीच का पार्टिकल है, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में बराबर लगेगा। लेकिन जो सरफेस पर पार्टिकल है, जो सरफेस पर पार्टिकल है, यहाँ जो सरफेस पर पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल क्या होगा, ऐसे 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 अनबैलेंस फोर्सेस, ऐसे ये अनबैलेंस फोर्सेस, तो ये अनबैलेंस फोर्सेस जो हैं, जब बाहर से कोई भी एडजॉर्बेंट आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बांड बनाएगा ना।
तो इसका मतलब कि एंथैल्पी निगेटिव होगी, इसका मतलब डेल्टा एच इज निगेटिव, तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन इज निगेटिव, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज निगेटिव। इसी तरीके से आपने कहा था कि डेल्टा एस भी निगेटिव होगा, तो डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस निगेटिव, तो टी डेल्टा एस भी निगेटिव होगा। और हमने फार्मूला आपको बताया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें मैंने कहा कि अगर डेल्टा एच निगेटिव है, टी डेल्टा एस भी निगेटिव है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। फिर मैंने पहला केस लिया कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, कहा था ना, इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको बताया था कि जैसे जैसे डेल्टा एच निगेटिव होगा, डेल्टा जी भी उतना ही निगेटिव होता चला जाएगा। तो डेल्टा एच विल बी मोर एंड मोर नेगेटिव देन डेल्टा जी विल बी मोर एंड मोर नेगेटिव। फिर मैंने आपको एक कंक्लूजन बताया था कि एडजॉर्प्शन में डेल्टा एच निगेटिव होगा, टी डेल्टा एस भी, मतलब एंथैल्पी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। फिर मैंने कहा कि एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। टेम्परेचर आप कम रखिए तभी अच्छा एडजॉर्प्शन गैस का सॉलिड सरफेस पर होगा। प्रेशर ज़्यादा रखिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गैस के पार्टिकल सॉलिड सरफेस पर आके एडजॉर्ब। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन आप लेसेटिलिये प्रिंसिपल से कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि एडजॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो भाई ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, प्रेशर कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग मिलेंगे, लेकिन आप इसको तब तक रिवाइज करके आइएगा, ढंग से पढ़ के आइएगा। बिना पढ़े कोई भी चीज़ संभव नहीं है, श्रमम विना न किमपि साध्यम। तो तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।